नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। गैस एजेंसी आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। केंद्र सरकार का 10,000 नए एलपीजी वितरक बनाने का फैसला। विशेष रूप से अक्षम लोगों को मिलेगा 3% एजेंसी। मथुरा में सामान्य होते हालात, अब तक 320 लोग गिरफ्तार। आरोपियों पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई। विपक्ष की न्यायिक जांच की मांग। उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों पर मतदान होना तय। 31 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन। कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में मैत्री बांध का आज करेंगे उद्घाटन। भारत के सहयोग से बना है बांध। कतर, अमेरिका समेत 5 देशों की यात्रा पर आज होंगे रवाना। और पेस हिंगिस ने जीता फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स का खिताब। फाइनल में सानिया डोडिंग को हराया। 22वें ग्रैंड स्लैम के लिए सेरेना के सामने मुगुरुजा की चुनौती। खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नई गैस एजेंसियों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया। सरकार ने विशेष रूप से अक्षम लोगों को एलपीजी एजेंसी आवंटन में 3% आरक्षण देते हुए कई नियमों में भी बदलाव किए। देश में एलपीजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 नई गैस एजेंसियां खोलने की घोषणा भी की है। पहले चरण में 2,000 एजेंसियां खोली जाएंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मौजूदा वितरक प्रक्रिया में शहरी और ग्रामीण 2 श्रेणियां थीं। नए दिशा निर्देशों में 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसके तहत सभी श्रेणियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि देश में करीब 16,000 डीलर हैं। सरकार ने 2016 को एलपीजी उपभोक्ता वर्ष घोषित किया और 2018 तक देश की पूरी आबादी को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। देश में फिलहाल 27 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं। कई रिजर्वेशन कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, फिजिकल हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स कोटा है, एक सर्विसमैन कोटा है, जनरल है। ये सारे वर्टिकल्स की 33% महिलाओं के नाम पे सुरक्षित रहेगी। मथुरा में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इस मामले में अब तक 320 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हिंसा में शामिल लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। गुरुवार को जवाहर बाग में अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुई हिंसा में एसपी समेत 24 लोग मारे गए थे। ये है मथुरा के जवाहर बाग की तस्वीरें, जहां हर तरफ गुरुवार को हुई हिंसक झड़प और आगजनी के निशान बिखरे पड़े हैं। हालात देखकर लगता है कि अतिक्रमण करने वाले किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में यहां से भारी तादाद में कारतूस और दर्जनों हथियार बरामद किए हैं। जो इलीगल एक्टिविटी थी और अराजक तत्व थे और पूरा अराजकता फैलाना चाह रहे थे, उसके जो मुखिया है और जो उसके अग्रणी हैं, उनके विरुद्ध एनएसए लगाएंगे, जिससे कि ऐसा करने वाले जो हैं उनको सबक मिल सके। इस घटना का जिम्मेदार सत्याग्रह के नाम से सरकार और प्रशासन के नाक में दम करने वाला रामवृक्ष यादव है, जो पहले जय गुरुदेव का शिष्य हुआ करता था। हादसे में शहीद हुए मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी, एसओ संतोष कुमार यादव को शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जो घटना हुई उसकी जांच भी हालांकि कमिश्नर स्तर पे जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी ली है। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया गया है। राज्य और केंद्र सरकार ने माना है कि मथुरा हिंसा अफसरों की चूक का नतीजा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच कराएगी और जो भी इसके लिए दोषी हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी मथुरा हिंसा पर शोक जताया है। ये जो बात हो रही है 2 साल की बात है। ये पहले से इसको कंट्रोल करना चाहिए था यूपी सरकार को, वो कर नहीं पाए।
लेकिन इससे पहले वो घटना से बेखबर नजर आई और अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग की फोटो ट्विटर पर शेयर करके वो विवादों में घिर गई। यहाँ के लोगों का प्रश्न है कि भविष्य में इस तरह की निजी सेनाएं ना इकट्ठी हों, इसके लिए सरकार क्यों न कड़े कानून बनाए। मथुरा से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश सरकार से इस्तीफे की मांग करते हुए पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश यादव से इस्तीफे की मांग करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो कांग्रेस का कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए हाईकोर्ट के मौजूदा जज के अधीन न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। वहीं राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार ने इस मामले में राजनीतिक नहीं करने की नसीहत दी है। और रविंद्र सिंह शोराण हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ताज़ा अपडेट। रविंद्र, रासुका लगाने की तैयारी में है राज्य सरकार, और इस बीच अगर हालात की बात करें तो क्या वो सामान्य हो रहे हैं और किस तरह की एहतियात अभी बढ़ती जा रही है? जी अमृता, हालात सामान्य की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कल परसों की जो घटना हुई थी उसके बाद हिंसा या किसी तरीके की झड़प की कोई खबर नहीं है। ये जो पूरा जवाहर बाग का इलाका है इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय प्रशासन लगातार सेंसिटाइजिंग वहां पर कर रहा है। उसके बाद कल जो हथियारों की बरामदगी हुई है उसके बाद और किसी अन्य हथियार की बरामदगी की खबर अभी तक नहीं आई है। हालांकि अभी आम जनमानस की पहुंच से काफी दूर उस इलाके को रखा गया है, पब्लिक के लिए उस जगह को नहीं खोला गया है और प्रशासन लगातार कोशिश यही कर रहा है कि छोटी से छोटी चीज जो कि किसी भी तरीके से जांच में सहयोग कर सके वो वहां से प्राप्त कर ली जाए। फॉरेंसिक टीमें भी वहां पर गई हैं। इसके अलावा पुलिस ने अलग अलग दस्ते विशेष तौर पर बनाए हैं, जिसके बाद कोशिश की जा रही है कि राम वृक्ष यादव उसको पकड़ लिया जाए या उसके तीन उसके लेफ्टिनेंट हैं जिनका चंदन बोस, गिरीश कुमार और राकेश गुप्ता, जिनकी वजह से ये सारा माना जा रहा है कि ये घटनाक्रम घटित हुआ है और वो इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष जांच दल बनाया गया है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में छापामारी भी की है, जिसमें खबर आई है कि अभी गाजीपुर, औरैया, एटा, इटावा इस इलाके में और इसके अलावा यूपी के बाहर भी कुछ टीमें भेजी गई हैं। ये तमाम कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग इंडियन पिनल कोड की अलग अलग धाराओं के तहत कई मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें करीब कल जो है 390 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अलग अलग धाराओं के तहत। बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एनआईए प्रमुख शरद कुमार के उस बयान पर विवाद पैदा हो गया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि पठानकोट हमले को अंजाम देने के लिए जैश ए मोहम्मद की मदद में पाकिस्तान सरकार या उसकी किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। हालांकि बाद में एनआईए और विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनआईए प्रमुख के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तानी नागरिकों का शामिल होना एक स्वीकार किया जा चुका तथ्य है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये साफ किया है कि मामले की जांच चल रही है और ऐसे में किसी को क्लीन चिट देने या नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनआईए प्रमुख से इस पर सफाई मांगी है। It is not the question of support or not, but the question is if any group who is part of the government is involved or not. That is the thing. There is no question of clean sheet or any clarification. So I cannot state anything conclusively at this stage. Would Mr. Narendra Modi and the National Security Advisor please tell us, if it was not Pakistan, who were the terrorists who attacked our Pathankot airbase? मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों से चर्चा और उनकी राय आने के बाद ही उसे फीडबैक के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ईरानी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बने टीएसआर सुब्रमण्यम पैनल की ड्राफ्ट रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है। टीएसआर सुब्रमण्यम ने मानव संसाधन विकास मंत्री को खत लिखकर शिक्षा नीति के ड्राफ्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। पैनल ने 27 मई को अपनी रिपोर्ट दी थी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 30 साल पहले 1986 में बनाई गई थी।
तो ये सत्य है कि 27 तारीख को कुछ रिकमेंडेशंस हमारे पास आए। चूंकि अभी भी राज्य सरकार को अपना मत व्यक्त करना बाकी है, इसलिए एक आधी अधूरी चीज़ को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर मुझे लगता है अब तक के 2 साल के इस पूरे काम को सबसे बड़ा मुझे लगता है अन्याय होगा। और खाने की तरह ही अब लोगों को पानी का भी कानूनी हक मिल सकता है। सरकार एक ऐसे कानून पर काम कर रही है जिसमें हर व्यक्ति को जीने के लिए पानी का अधिकार दिया जा सकता है। कानून के ड्राफ्ट में ये प्रावधान है कि सरकार हर व्यक्ति को उसकी मौलिक जरूरतों के बराबर पानी मुफ्त में दे। हालांकि पानी का मामला राज्यों के अधिकारिक क्षेत्र में आता है, इसलिए केंद्र ने इस बारे में राज्यों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव के तहत खेती में एक तय सीमा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है और इस कानून में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान है। राज्यसभा की 16 राज्यों की 58 सीट में से 9 राज्यों की 31 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया, जबकि 7 राज्यों की 27 सीट पर 11 जून को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही 9 राज्यों की 31 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया, जबकि 7 राज्यों में सीट से ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से 11 जून को मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और उत्तराखंड की 27 सीटें शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे और विकास महात्मे, शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस के पी चिदम्बरम, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल समेत सभी 6 उम्मीदवार उच्च सदन के लिए चुन लिए गए हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के आर वैथिलिंगम, एसआर बालासुब्रमण्यन, ए विजय कुमार, ए नवनीत कृष्णन, जबकि डीएमके से टीकेएस एलनगोवान और आरएस भारती निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वहीं बिहार में जेडीयू से शरद यादव और रामचंद्र प्रसाद चुने गए हैं, जबकि आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी राज्यसभा पहुंचे हैं। बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह भी निर्विरोध चुने गए हैं। आंध्र प्रदेश से रेल मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री वाईएस चौधरी, टीडीपी नेता टीजी वेंकटेश, वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी भी राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। तेलंगाना से टीआरएस के वरिष्ठ नेता डी श्रीनिवास और कैप्टन वी लक्ष्मीकांत राव भी चुन लिए गए हैं। पंजाब से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंडर, जबकि ओडिशा से बीजेडी के प्रसन्न कुमार आचार्य, विष्णु चरण दास और एन भास्कर राव राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी से रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं गुजरात से बीजेपी के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम रूपाला भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव पर स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने से विवाद गहरा गया है। इस स्टिंग में धन बल का इस्तेमाल होते हुए दिखाया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जेडीएस ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कलम गवाह है में इस बार मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार और संपादक विश्वनाथ सचदेव के साथ। मुझे याद है कि मैंने पहला इंटरव्यू जो किया था अपने, वो बाला साहब ठाकरे का था। मैंने उनसे जो पहले बात कही जाकर के मैंने ये कही थी कि सर मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। बोले क्यों भाई? मैंने कहा नहीं तो आप मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे। हिंदी पत्रकारिता की सबसे अच्छी बात जो रही वो ये थी कि वो समाज के साथ जुड़ी हुई थी। अंग्रेजी पत्रकारिता ज़मीन से, इस देश की ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता आज भी नहीं है। कलम गवाह है, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको के दौरे की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो अफगानिस्तान जाएंगे, जहां हेरात प्रांत में अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मुलाकात करेंगे। इसमें दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहन देने के उपायों पर चर्चा होगी। मैत्री बांध को तकरीबन 1500 भारतीय और अफगान इंजीनियरों ने बनाया है। बांध 44,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने में मदद करेगा। भारत ने इस डैम के निर्माण में $30 करोड़ का खर्च किया है। पिछले साल मोदी और राष्ट्रपति गनी ने संयुक्त रूप से नए संसद भवन को अफगान राष्ट्र को समर्पित किया था। इसका निर्माण भारत अफगानिस्तान सहयोग के तहत किया गया था। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में $2 अरब से अधिक का निवेश किया है। और 60 से ज्यादा देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां पहली बार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी के लिए अपने उपग्रहों को शामिल करने पर सहमत हुई हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES की पहल पर यह सहमति बनी। इसरो के बयान के मुताबिक 3 अप्रैल को इसरो और CNES की पहल पर विश्व अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यू दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने का फैसला लिया, जो 16 मई से लागू हो गया। इसके तहत पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रहों से सभी आंकड़े एक ही जगह जमा किए जाएंगे। अभी जिन 50 जलवायु मानकों की निगरानी की जा रही है, उनमें 26 की सिर्फ अंतरिक्ष से ही निगरानी संभव है। ऐसे में पेरिस जलवायु समझौते को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यह फैसला अहम है। और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 5 दिनों के मोरक्को और ट्यूनीशिया दौरे से भारत लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने कल आतंकवाद के खात्मे के लिए साझा प्रयास पर जोर दिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में भारत को शामिल किए बिना उनकी कोई अहमियत नहीं है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ट्यूनीशिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कहा कि कोई भी वैश्विक मंच भारत के बिना अधूरा है। उन्होंने भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से भारत बेहतर देश है। उन्होंने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। India, friends, is not a rejectionist power that stands outside the global order. Instead, her interests lie in working to change, reform, and improve the global order. This demands increased external engagement within the ambit of a non-intrusive policy. उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपने फायदे के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने वैश्विक साझा प्रयासों से इस पर काबू पाने की बात कही। There can be no distinction between good and bad terrorists. A terrorist is a terrorist. One who commits crime against humanity cannot have any religion or be afforded any political sanctuary. International terrorism can only be defeated by organized international action. ट्यूनीशिया दौरे के आखिरी दिन दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। उपराष्ट्रपति और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 2 सहमति पत्रों पर भी दस्तखत हुए। दोनों देश उद्योग से लेकर पर्यटन के क्षेत्रों में नई संभावनाएं तलाशने पर राजी हुए। उपराष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया की संसद के स्पीकर और सांसदों से भी मुलाकात की। सुरक्षित भविष्य होना देश की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देता है, जिसके लिए जरूरी है अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध होना और गैर जरूरी ताकतों के खिलाफ एकता दिखाना। उपराष्ट्रपति ने ट्यूनिस में भी आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ अनेकता में एकता का संदेश दिया है। कैमरा पर्सन सुधांशु और अपने सहयोगी विशाल कुमार जैन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, ट्यूनिस। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में जहाजों का आवागमन जारी रहना चाहिए। साथ ही क्षेत्र के अधिकार को लेकर जारी गतिरोध को शांति और आपसी सहमति से सुलझाने की उन्होंने बात कही। दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र पर चीन के अलावा कई और देश भी दावा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री इस वक्त अंतर सरकारी सुरक्षा फोरम शांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 28 देश और बाकी देशों के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख इसमें
इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान पर्रिकर की अपने फ्रांसीसी समकक्ष से मुलाकात होने की भी उम्मीद है। भारत और फ्रांस 36 राफेल लड़ाकू जेट सौदे के अंतिम रूप देने के दौर में है। We are very clear about our policy in South China Sea. It's basically that right for ships and even the flights, they cannot be disrupted. It should be as per the international law. Solution should be found peacefully. This is our clear view about it. फ्रांस और जर्मनी में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। फ्रांस में सीन समेत कई दूसरी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहीं पाइप के सहारे जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे लोग, कहीं नाव के जरिए मासूम की जिंदगी को बचाने की कोशिश। दुनिया का सबसे आधुनिक शहर पेरिस इस वक्त पानी से पस्त है। कुदरत की मार के आगे ये शहर मजबूर है। गलियां नदी और नाले का रूप ले चुकी है। पानी घरों में घुसकर जिंदगी छीनने की कोशिश कर रहा है। बेबस लोग अब अपने आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। Les sauveteurs sont passés demander s'il y avait des personnes blessées. Donc il n'y en avait pas. Après ils ont dit qu'ils repasseraient dans une dizaine, quinzaine de minutes pour nous évacuer. फ्रांस में ये 100 साल की सबसे भीषण बाढ़ है। सीन समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ तक कि एफिल टावर और म्यूजियम को भी बंद करना पड़ा है। We were planning to visit the Louvre Museum, but unfortunately, when we came here, we saw it's closed. हालांकि राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन बाढ़ इतनी भीषण है कि जल्द राहत के आसार नहीं दिख रहे। D'une certaine façon, ces catastrophes montrent que le climat peut être, pendant des mois qui n'étaient pas généralement les plus chauds, eh bien, les plus chauds que nous ayons connus depuis l'histoire même de la météo. फ्रांस के अलावा यूरोप का एक और देश जर्मनी भी बारिश और बाढ़ से तबाह है। दक्षिण जर्मनी के कई शहर बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। मौसम विभाग ने फ्रांस और जर्मनी में अगले 24 घंटों के दौरान और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये खतरा यूरोप के कई और देशों पर भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर फ्रेंच ओपन से। भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इस जोड़ी ने भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डोडिग की जोड़ी को हरा दिया। पेस हिंगिस ने ये मुकाबला 4-6, 6-4 और 10-8 से जीत लिया। तीसरे टेस्ट में मुकाबला टाई ब्रेकर में चला गया। पेस हिंगिस ने टाई ब्रेकर को 10 के मुकाबले 8 पॉइंट से जीता और चैंपियन बन गए। लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस ने इस जीत के साथ ही करियर स्लैम पूरा किया है। इस जोड़ी ने पिछले साल विंबलडन और यूएस ओपन के अलावा इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीता था। ऐसे में पेस का ये 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। पेस के खाते में इस जीत के साथ ही 10 मिक्स डबल्स करियर खिताब हो गए। और महिला एकल की बात अगर हम करें तो खिताब के लिए सेरेना विलियम्स के सामने स्पेन की गारबाइन मुगुरुजा से होगा। सेरेना ने रिकॉर्ड 22वीं ग्रैंड स्लैम खिताब की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को फाइनल में प्रवेश किया। शीर्ष वरीयता सेरेना ने कड़े संघर्ष के बाद सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स की किकी बट्रेस को हराया। सेरेना ने यह मुकाबला 7-6, 6-4 से जीता। अब सेरेना स्टेफी ग्राफ के 22वें ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से एक जीत दूर हैं। उधर महिला एकल के दूसरे सेमीफाइनल में पहले गार्बिन मुगुरुजा ने सेमीफाइनल में समांथा स्टोसर को हरा दिया। मुगुरुजा ने यह मुकाबला आसानी से 6-2, 6-4 से अपने नाम किया। समांथा 2012 के बाद पहली बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में खेल रही थी। और पुरुष एकल की बात करें तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच लाल बजरी पर अपना पहला खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जोकोविच ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को आसानी से 6-2, 6-1, 6-4 से मात दी।
जोकोविच ने चौथी बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बनाई। वैसे ये लगातार छठा मौका है जब जोकोविच किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के लिए रविवार को जोकोविच की भिड़ंत ब्रिटेन के एंडी मरे से होगी। मरे ने दूसरे सेमीफाइनल में तीसरे क्रम के स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिका को हराया। कड़े मुकाबले में मरे ने डिफेंडिंग चैंपियन वावरिका को 6-4, 6-2, 4-6, 6-4 से हराकर खिताब की रेस से बाहर कर दिया। मरे पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। और मशहूर फिल्म अदाकारा नूतन की आज जयंती है। नूतन की गिनती 1950 से 60 के दौर में शीर्ष अभिनेत्रियों में होती थी। नूतन ने इंसानियत, कर्मा, चंदन, सुजाता, नसीब वाला जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें की गई उनकी अदायगी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। हिंदी फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ अदाकारा और 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री नूतन का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां का माहौल पूरी तरह फिल्मी था। उनकी मां शोभना समर्थ एक मशहूर अदाकारा थीं। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1950 में फिल्म हमारी बेटी से की। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। विमल रॉय की फिल्म बंदनी में उनके अभिनय के लिए नूतन को आज भी याद किया जाता है। फिल्म छलिया, अनाड़ी, तेरे घर के सामने, सुजाता, दिल ने फिर याद किया, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सरस्वती चंद्र उनकी काफी कामयाब फिल्में रहीं। 80 के दशक में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। मेरी जंग, नाम और कर्मा जैसी कई फिल्मों में उन्होंने दमदार अभिनय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। गैस एजेंसी आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। केंद्र सरकार का 10,000 नए LPG वितरक बनाने का फैसला। विशेष रूप से अक्षम लोगों को मिलेगी 3% एजेंसी। मथुरा में सामान्य होते हालात, अब तक 320 लोग गिरफ्तार। आरोपियों पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई। विपक्ष की न्यायिक जांच की मांग। उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों पर मतदान होना तय। 31 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन। कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में मैत्री बांध का आज करेंगे उद्घाटन। भारत के सहयोग से बना है बांध। कतर, अमेरिका समेत 5 देशों की यात्रा पर आज होंगे रवाना। और पेस हिंगिस ने जीता फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स का खिताब। फाइनल में सानिया डॉडिंग को हराया। 22वें ग्रैंड स्लैम के लिए सेरेना के सामने मुगुरुजा की चुनौती। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।